चुनाव का महाभारत शुरू हो चुके और इस महाभारत में सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के पार्टी के चुनाव प्रभारी बुलंदशहर के। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका जो प्रत्याशी इस मैदान में उतरा है वह किन मांगों को लेकर उतरा है और उनका क्या लक्ष्य होगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर ये बताइए, जिस तरीके से सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में, आपका प्रत्याशी भी मैदान में, उसका क्या लक्ष्य है और किस मांगों को लेकर वह चुनाव लड़ा? ये एनसीआर का जनपद है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जनपद पहले से ही जो चौधरी चरण सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसान मसीहा रहे, जो किसान का मजदूर का जो गठजोड़ था है ना, उसको ताकत देने वाले वो महापुरुष थे। और ये उसी विचारधारा का ये जनपद है। अब ये एनसीआर में ये जनपद आ गया। और मेरा ये मानना है कि एनसीआर के जितने जनपद हैं, अगर सबसे अति पिछड़ा बैकवर्ड जनपद है तो आज बुलंदशहर की 10 है। बुलंदशहर की स्थिति हालत ऐसी, यहाँ पे ना बेरोजगारों के लिए रोजगार के कोई साधन है, ना यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना यहाँ कोई विकास है, ना शिक्षा के अच्छे संस्थान यहाँ पर हैं। यहाँ का नौजवान को शिक्षा भी अति उत्तम नहीं मिल पा रही है और उसमें भी पिछड़ा है। बाकी डेवलपमेंट के मामले में भी ये पिछड़ा है। अभी एक शुगर इंडस्ट्री थी, वो भी सरकारों ने बेच खाई है। किसान उसके लिए अब परेशान घूम रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे इस समय ऐसे हैं। व्यापारी यहाँ का परेशान है, किसान यहाँ का परेशान है। और जो एनसीआर में होते हुए भी यहाँ से कनेक्टिविटी दिल्ली की, जो देश की राजधानी के लिए कनेक्टिविटी ट्रेन की होनी चाहिए। तमाम जनपद जो एनसीआर के हैं वो ट्रेन की कनेक्टिविटी से आने के जाने के लिए उससे जुड़े हुए हैं। और ये जनपद ही एक ऐसा है जहाँ लोगों के आने का जाने का ट्रेन से कोई ऐसे साधन नहीं है। एक ट्रेन है यहाँ पे, एक सुबह जाती है, एक शाम आती है, और उससे लोगों के लिए भारी परेशानियाँ हैं। जो जहाँ तक उसका परिवहन का सवाल है, रोडवेज का सवाल है, बसों का सवाल है, उसका भी कोई अच्छे इंतजाम ऐसे नहीं है कि जो देश की राजधानी के लिए आवागमन बड़े अच्छे हों। तो ये सब मुद्दे हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये इस जनपद में किसान और मुसलमान का जो गठजोड़ रहा है चौधरी चरण सिंह जी की के समय से, वो आज भी वही मजबूत है। कुछ ताकतें बीच में ऐसी आ गई हैं जिन्होंने जो भाईचारे को खराब करने का काम किया है, जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया, उससे जरूर यहाँ की जो ये डेवलपमेंट है, विकास है, जो किसान की तरक्की वो रुकी है। तो लगातार आरएलडी पार्टी किसानों के हक में धरना प्रदर्शन और किसानों के हक की लड़ाई लड़ती आई है। अब तक आपने कितने किसान को अपने साथ जोड़ चुके हैं, जिस तरीके से आप किसान के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? ये तो किसान की पार्टी है। ये तो किसान की, नौजवान की, गरीब की, मजदूर की, उसी की लड़ाई लड़ती है। गांव के विकास की बात करती है हमारा दल। हम उसी पर चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ, जो सिद्धांत उनके थे, जो नीतियाँ उनकी थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसका विकास नहीं है, जिसके बारे में चिंता सरकारें नहीं करती हैं, हम उन्हीं मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को, उन्हीं को उठाते हैं, उन्हीं के लिए संघर्ष करती है हमारी पार्टी। चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में, अब जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारा तमाम नौजवान हो चाहे किसान हो, हम तमाम उन मुद्दों को उठाते हैं कि किसान को फसल का वाजिब दाम मिले, नौजवान को रोजगार मिले, नौजवान जो बच्चे हैं उनको शिक्षित होने के अच्छे अवसर प्रदान हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। और आपका जो चिकित्सा का सवाल है, चिकित्सा के ऊपर सरकार का खास ध्यान हो। और ये जनपद जो आज अति पिछड़ा है एनसीआर में होते हुए भी, इसका विकास हो। आज तमाम व्यापारी परेशान है। यहाँ पर जो नगर पालिका, जिसके पास में कोई विजन नहीं है, बिना विजन के उन्होंने जो सड़कें छोटी थी बाजारों में, उनको चौड़ीकरण करने का काम इन्होंने जो शुरू किया, उससे पहले डिवाइडर बना दिया। सड़क चौड़ी की नहीं, डिवाइडर बना दिया। डिवाइडर बनाने से सड़क और वहाँ पे जाम लगने की स्थिति होगी। और अब व्यापारियों पर दबाव बनाया गया कि उनकी दुकानें तोड़ी गई सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। जो बिना प्लान के, बिना किसी विजन के जब काम शुरू करते हैं तो उसका आम प्रभाव जो पड़ा है, जो छोटे दुकानदार थे, जो व्यापारी थे, जिनकी दुकानें थी, उनको तोड़ा जा रहा, फोर्सली तोड़ा जा रहा, जबरन तोड़ा जा रहा। हमारा ये कहना है कि अगर किसी प्लान के तहत ये काम किया जाता, या नगर पालिका है वो प्लान के तहत काम करती, प्रशासन को सोचना चाहिए था। जो इतने सदियों पुरानी जो दुकानें यहाँ पर हैं, जिनको ये जबरन तोड़ रहे हैं, भाई डिवाइडर बनाया जाता तब बनाया जाता जब सड़क चौड़ी कर दी जाए, उसके बाद डिवाइडर बना जाता है। यहाँ पहले डिवाइडर बनाया, उसके बाद सड़क चौड़ी की जा रही है। ये कौन सा विजन है? जिस तरीके से आपने बताया कि भाजपा की कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं और सभी लोगों को दावे जो वादे किए गए थे, लोगों को पता चल चुका है कि ये सरकार एक धोखेबाज है। कोई वादा, कोई किसी वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। युवा लोग परेशान है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई। इस बारे में देखिए, ये तो झूठ के पुलिंदों की सरकार है और झूठ की बुनियाद पे ये टिकी सरकार है। इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है।
और बरगल आने का इनके पास में कोई इशू ही नहीं है। ये समाज को कुछ नहीं देना चाहते। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच ये जातिवादी जो व्यवस्था है उसके बीच में बांटकर खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई विजन ही नहीं है। ये सिर्फ जो सामाजिक जो वो है, जो गठजोड़ थे, उसको तोड़कर अपनी सत्ता में बने रहने का काम कर रहे हैं। ना इनका नौजवान से ताल्लुक है, ना इनका किसान से ताल्लुक है, ना इनका देश से ताल्लुक है। देश से भी ताल्लुक इनका नहीं है। इनकी तरफ से देश भी कहीं चाहे ये सत्ता में बने रहें और बात सिर्फ जातिवादी धर्म की है ना, उसको जहर घोलने का काम करते रहें ताकि समाज में दूरियां बने। उससे विकास भी प्रभावित हो। विकास नहीं उससे होता है, ना देश की तरक्की होती है। देश की तरक्की तभी होगी जब देश में भाईचारा कायम होगा और देश में तरक्की के बारे में जब सोचा जाएगा। उसके जो इंडस्ट्री हो, किसान हो, नौजवान हो, उसको रोजगार मिले, नौजवान को बेरोजगार के बारे में सरकार चिंता करे, किसान की फसल का वाजिब दाम दे, उसकी चिंता करे, उसकी फसल कैसे अच्छी हो, उसके लिए क्या इंतजाम सरकार करे। जब इन बातों पर चर्चा होगी, इन बातों पर सरकार सोचेगी, तब मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की भी होगी। इन बातों से तरक्की थोड़ी होने वाली है कि वो सामाजिक दूरियां बढ़ा दे, समाज में बंटवारा कर दे, समाज में जहर घोलने का काम कर दे, समाज के लोगों को आपस में दुश्मनी करा दे और उससे ही अपनी वोट लेने का काम कर दे। चाहे प्रधानमंत्री के भाषण हो, चाहे मुख्यमंत्री के भाषण हो, चाहे उनके दल के बड़े बड़े नेताओं के भाषण हो, जो इनके बड़े बड़े मिनिस्टर उनके भाषण हो, इनका कोई भाषण ना बेरोजगारी पर है, ना किसान पर है, ना नौजवान पर है, ना शिक्षा पर है, किसी पर नहीं है। और जो शिक्षा प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली कहाँ ले जा रहे हैं? देश की आज़ादी के बाद जो हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी, आज ये उस शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर उसमें अपनी विचारधारा को उसमें जबरन फोर्सली उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये सीधा जो प्रदेश की सरकार, जो इस समय भाजपा की सरकार है, जो देश की सरकार है, जिन्होंने जहर घोलने का काम किया, जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जिनके पास में कोई विजन नहीं है, सिर्फ झूठे खोखले वादों पर ये चल रही है। बुलंदशहर का विकास आज पूरी तरह से समाप्त, मतलब किसी ने सोचा नहीं इसके विकास के बारे में। हमारे प्रत्याशी शिक्षित हैं, उनके पास विजन है, उनका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ का बुलंदशहर के जो हालात खराब हैं, यहाँ पे अच्छी शिक्षण संस्थाएं हों, यहाँ पे इंडस्ट्री हो ताकि रोजगार मिले, यहाँ के किसान को फसल का वाजिब दाम मिले, मंडियों में जो किसान के साथ लूट है वो बंद हो, जो शहर में व्यापारी का शोषण है वो बंद हो, जो शुगर इंडस्ट्री शहर की बेची गई है उसके बारे में उसकी जांच हो और दोबारा से किसान के लिए गन्ना डालने के लिए शुगर इंडस्ट्री की व्यवस्था हो। इन मुद्दों को लेकर हमारा प्रत्याशी मैदान में है और मुझे उम्मीद है तमाम लोग राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी परवीन कुमार सिंह को वोट भी देंगे और मजबूती से हम सरकार को एहसास कराएंगे कि अगर विकास से अनदेखी करोगे, झूठ की बुनियाद पर अपनी वोट लेने का काम करोगे, तो जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के और समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी को वोट मिलेंगे, हम भारी मतों से जीतेंगे और 2022 में हम इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। इस तरीके से आपने अभी बताया कि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और आपने सुना होगा जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो एक ही नारा देते हैं और एक नारे के साथ ही सत्ता में आए थे कि सबका साथ सबका विकास। इस बारे में क्या? नहीं, सबका साथ इनका है ही नहीं। सबका साथ सबका विकास कहाँ? विकास तो ये अपना ही कर रहे हैं। जितने बड़े विकास ही अडानी का कर रहे हैं, विकास ही अंबानी का कर रहे हैं। आप बताइए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर था, जितनी भी बड़े बड़े ये हमारे जो डिपार्टमेंट थे, उनको चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, इनको तमाम इन चीज़ों को ये निजीकरण में देने का काम कर रहे हैं, इनको बेचने का काम कर रहे हैं, हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रहे हैं। लाल किला आपने वो ठेके पे दे दिया, तमाम रेलवे स्टेशन ठेके पे देने का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट को ठेके पे देने का काम कर रहे हैं, एयर इंडिया को उसको निजीकरण में देने का काम कर रहे हैं। ये इस देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। जो आज़ादी से पहले जो हाल था उसी परंपरा पे ये देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। अब किसी को क्या रोजगार मिलेगा? तमाम लोग अडानी और अंबानी के यहाँ नौकरी करेंगे। जो अभी कृषि विधेयक जो लेके आए, कृषि बिल जो उन्होंने पास किया, जो कृषि बिल उन्होंने कानून बनाया है, वो किसान को बर्बाद करने वाला इन्होंने कानून बना दिया। उससे किसान खुद ही उसकी जो अपनी खेती है, जो उसकी खेत है, जो उसकी जमीन है, वो सब गिरवी रखनी पड़ेगी। वो तो मजदूर, उनके यहाँ बड़े बड़े व्यापारी उद्योगी घराने, उनके यहाँ उनका गुलाम बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनको यही पता नहीं है कि जो कृषि विधेयक लेकर आए, इन्होंने कहा था कि अब स्टॉक की जमाखोरी की कोई लिमिट ही नहीं है और बड़े बड़े औद्योगिक घराने वो किसी भी किसान की फसल का एग्रीमेंट कर ले, उन मन मर्जी पर खरीद देंगे, उनका शोषण करेंगे, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। MSP का हमने सवाल उठाया था कि MSP, आप जो कानून आपने बनाया उसमें MSP की एक लाइन उसमें बढ़ा दें कि सरकार फसलों की MSP घोषित करेगी और MSP से नीचे किसी किसान की फसल को कोई नहीं खरीदेगा
और उसके बाद किसान चाहे पूरे देश में उससे ऊपर की दरों में कहीं बेच ले। तो ये अगर इंतजाम कर दे तो लगता किसान अपनी फसल के प्रति, अपनी खेती के प्रति वो सुरक्षित है। लेकिन इससे तो असुरक्षा की भावना, किसान को बर्बाद करने का इन्होंने प्लान तैयार कर दिया। अडानी, जितने औद्योगिक घराने जो कारपोरेट सेक्टर है, ये सरकार उनके लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है। जो आम आदमी मजदूरी करेगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर के यहाँ करेगा। बड़ी बड़ी सरकारी विभाग उनको समाप्त करने की टोटल इन्होंने प्लान बना दिए। अब है नहीं ना, रेलवे वो निजीकरण में जा रहा है, वहाँ भी आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा। जो आपका जो BSNL है वो उसको समाप्त करने की है ना, उसको तमाम ये कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपने का काम कर दिया, जो इन्होंने जो आपका जितना भी संचार का विभाग है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह देश को खोखला करने की बात, ये जिस तरह झूठ बोलने का काम जो देश के हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये खतरनाक है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से और त्याग से, बलिदान से, कुर्बानियों से देश को आज़ाद कराया था, अंग्रेजों के चंगुल से इसको मुक्त कराया था। ये फिर देश को गुलाम बनाने की इनकी साजिश है। अब जनता जिस दिन जागेगी, इनको दौड़ा दौड़ा कर इस देश से बाहर करने का काम करेगी। इसकी शुरुआत यहाँ से बुलंदशहर से होने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सहगवान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारा प्रत्याशी जीत हासिल करेगा और किसानों की हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और अब भी किसानों की हक की लड़ाई साथ में लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि आखिरकार RLD का पल्ला भारी होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन वैभव के साथ मैं सोनू, द भारत टाइम न्यूज़, बुलंदशहर।